आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग ब्लड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड क्या है, एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। तो ब्लड कैसे हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी पीएच की बात करें तो लगभग 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। और इसका नेचर की बात करते हैं ब्लड का, तो ये एल्कली होता है। क्या होता है? एल्कली होता है। अब मानव में रक्त की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 लीटर हो जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें कि पूरे बॉडी में परसेंटेज कितना होता है, 7 से 8% इसकी परसेंटेज होती है। अगर लीटर की बात करेंगे तो कितना होगा भैया? 5 से 6 लीटर हो जाएगा एक वयस्क मानव में। पुरुष में हो जाएगा एक हत्ता कट्टा शरीर में 5 से 6 लीटर। अगर वही हम बात करते हैं कि परसेंटेज में कितना होगा, पूरा बॉडी के वेट के परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 7 to 8% क्या होगी? आपकी ब्लड होगी। अब बात करेंगे कि रक्त का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जब हमारा खून बहता है तो उसमें आपको लोग दिखेंगे लाल रंग का वो दिखता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। रक्त ब्लड के दो भाग हो जाएंगे, कौन कौन? एक प्लाज्मा हो जाएगा और दूसरा कौन सा? ब्लड करप्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं। तो ब्लड का कितने भाग हो जाएंगे? एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लाज्मा का बात करते तो ब्लड में कितना? 55% भाग प्लाज्मा हो जाएगा और रक्त कणिकाएं की बात करेंगे तो लगभग 45% क्या हो जाएगी? रक्त कणिकाएं। ब्लड दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा आपका 55% भाग, रक्त कणिकाएं आपका 45% भाग का होता है। अब रक्त कणिकाएं को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन हो जाएगा इसका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब 3 भाग हो जाएंगे। तो रक्त कणिकाएं को 3 भागों में बांटेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में जल लगभग कितना हो जाएगा? 90 से 92% इसका जल होता है। प्लाज्मा में आपका 90 से 92% तक जल होता है। अब प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाए? प्लाज्मा में आपका प्रोटीन हो जाएगा, लवण पाया जाता है, पोषक पदार्थ पाया जाएगा, हार्मोन पाया जाएगा, गैस और अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। कौन? प्लाज्मा में। मुख्य प्लाज्मा में कौन सा? जब प्लाज्मा में कौन कौन सी मुख्य सी प्रोटीन हो जाएगी? तो एल्बुमिन प्रोटीन हो जाएगी, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएगी और फाइब्रोनेजेन प्रोटीन हो जाएगी। ये सब प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजेन। तो प्लाज्मा, इस बात तो क्लियर है यहाँ तक कि प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन की बात करेंगे तो 3 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजेन प्रोटीन होती है। अब देखते हैं कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं और हिंदी में लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है। आरबीसी का निर्माण होगा कहाँ पे? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण आपका लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और आरबीसी का मुख्य काम की बात करेंगे तो इसका काम हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी क्या करता है भैया? ऑक्सीजन की परिवहन करती है। आरबीसी आपकी O2 की परिवहन करता है पूरे शरीर में। अब मानव की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है भैया? तो द्विअवतल। आरबीसी का आकार आपका बाइकनकेव, इंग्लिश में बाइकनकेव कहते हैं और हिंदी में द्विअवतल आकार का होता है। आरबीसी के औसत जीवन काल की बात करते तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन का होता है। और आरबीसी में कौन सा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? रक्त का रंग लाल होगा। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा जिसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और पुरानी आरबीसी मुख्यतः जो पुरानी आरबीसी हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ पे जाती है? तो प्लीहा में जाती है या यकृत में जाती है। तो इसे हम प्लीहा या यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। अब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन कैसा है? एक लौह युक्त शोषण स्वर है। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। इसमें हीम भाग ग्लोबिन, देखो तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन? तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है और इसका हीम भाग होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेकर कहाँ तक? ऊतकों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य यही है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक पहुंचाना। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक एफिनिटी से जुड़ती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक एफिनिटी से जुड़ती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी
और ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है, जिससे बॉडी हमारा लेजीनेस हो जाएगा और आप बेहोश हो जाइएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी एनीमिया नामक रोग होती है। और पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन जो होती है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा हीमोग्लोबिन होती है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की बात करें तो 16 से 18 हो जाएगा, और महिलाओं में बात करेंगे तो आपका 14 से लेकर 16 तक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि WBC, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं और श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इस बात को भी हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहते हैं और इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। अब WBC जो होता है शरीर को रक्षा और प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। WBC शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख भाग है। WBC में केंद्रक आपका उपस्थित होता है, लेकिन RBC में आपका केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। RBC में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन आपका WBC में केंद्रक होगा। WBC का जीवन काल की बात करते हैं तो अनुसार कुछ घंटे या कई वर्षों तक हो सकता है। WBC का लाइफ जैसे RBC का 120 दिन का होता है, वैसे WBC का जीवन काल कितना? कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। अब WBC के मुख्य प्रकार की बात करेंगे तो कौन से WBC में कौन कौन से WBC के टाइप्स? तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सब WBC के भाग है। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे WBC में न्यूट्रोफिल जो होता है वो बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल संख्या सबसे अधिक होती है किसमें? WBC में। WBC में न्यूट्रोफिल संख्या जो हो जाएगी वो सबसे अधिक होगी। और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है। लिम्फोसाइट आपकी हो जाएगी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है। कौन सी? लिम्फोसाइट हो जाएगी। अब बात करें कि WBC का फंक्शन ऑफ WBC मतलब वर्क कौन सा काम करता है WBC हमारे शरीर में? तो न्यूट्रोफिल का क्या क्या काम है? तो रोगाणुओं को फोगोसाइटस करना, मतलब न्यूट्रोफिल का काम है रोगाणुओं को फोगोसाइटस करना। इयोसिनोफिल क्या करता है? परजीवी संक्रमण तथा एलर्जी। अगर हमारे शरीर में अगर एलर्जी होती है तो उसकी सूचना कौन देती है? तो इयोसिनोफिल देती है। बेसोफिल का काम क्या है? कि हिस्टामिन और हिपेरिन जैसे पदार्थों के स्राव में भूमिका करना। और लिम्फोसाइट क्या करता है? कि बीटा कोशिका से एंटीबॉडी बनती है और टी कोशिका से आपका कोशिकीय प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये लिम्फोसाइट का कार्य है, ये सब याद कर लीजिएगा। और मोनोसाइट क्या होता है? कि ऊतकों में जाकर मैक्रोफेज बन सकते हैं। ऊतकों में जाकर क्या बनते हैं? मैक्रोफेज बनते हैं। ये सब WBC के जितने भी पार्ट्स हैं इस सब का फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। ये अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिका से बनते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि आपका प्लेटलेट्स कैसे बनता है, तो ये अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं से बनते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य की बात करेगा तो रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कोई मुख्य कार्य की बात करेगा तो रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त और इनमें सामान्यतः केंद्रक नहीं होता है, तो RBC में भी केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC में केंद्रक होता है। इनका औसत जीवन की बात, इनका लाइफ टाइम कितना होगा? तो 7 से 10 दिन प्लेटलेट, 7 से 10 दिन। RBC आपकी 120 दिन की होती है। प्लेटलेट्स की कमी से हम क्या होता है? रक्त स्राव में अगर आपके शरीर में अगर प्लेटलेट की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाती है। अब ब्लड के हम लोग फंक्शन के देखते हैं, प्रमुख कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करेगा? ब्लड करेगा। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। हार्मोन तथा अन्य रासायनिक संदेश वाहकों का परिवहन करेगा। यूरिया आदि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा। पीएच वैल्यू को जल संतुलन में बैलेंस करेगा। ये सभी फंक्शन का ब्लड के हो जाएंगे। रोगों से रक्षा तथा रक्त स्राव रोकने में सहायता कौन करेगा? ब्लड करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त स्राव रोकने की प्रक्रिया, रक्त का थक्का बनना मतलब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि रक्त स्राव रोकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हेमोस्टेटिस। रक्त स्राव को अगर रोकेंगे तो क्या कहेंगे? हेमोस्टेटिस कहेंगे। चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय होकर क्या होता है? क्षतिग्रस्त स्थान पर जमा होते हैं। चोट लगने पर क्या होगा? प्लेटलेट जो है वो क्षतिग्रस्त स्थान पर जमा हो जाता है। थक्का बनने में कई क्लॉटिंग फैक्टर्स कार्य करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनेगा? तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को मिलाकर क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के बनाकर मिलेगा प्रोथ्रोम्बिन। और इसके बाद फाइब्रिन में परिवर्तन, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन इसके बाद फाइब्रिन में बन जाएगा। फाइब्रिन में परिवर्तन होता है और फाइब्रिन का जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बनाता है। कैल्शियम, आयरन और विटामिन के। तो पूछेगा कि रक्त थक्का में कौन सा विटामिन शामिल होता है? तो विटामिन के। और धातु का बात करेगा तो कौन सा धातु? तो कैल्शियम धातु।
कई क्लॉटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो विटामिन के आपका हो जाएगा, विटामिन के देखो विटामिन में विटामिन के, और धातु की बात करें मेटल में तो कैल्शियम जो होता है वो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। इसका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। मुख्य ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ए समूह की आरबीसी पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होती है। बी समूह की आरबीसी पर कौन सा? बी होगा। और ए बी समूह की आरबीसी पर आपका ए और बी दोनों होगा। यहाँ देखिए कि ए समूह की आरबीसी पर आपका ए ही होगा, इस बात तो क्लियर है। बी समूह की आरबीसी पर बी एंटीजन होगा, ये बात भी क्लियर है। और ए बी समूह के आरबीसी पर आपका ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। अब ओ समूह की आरबीसी पर ए या बी एंटीजन नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि आरएच रक्त मतलब आरएच फैक्टर क्या होता है ब्लड ग्रुप में। तो आरएच प्रणाली में डी एंटीजन सबसे महत्वपूर्ण है। आरएच पॉजिटिव में आपका डी एंटीजन प्रेजेंट होता है और आरएच निगेटिव में आपका डी एंटीजन एब्सेंट होता है। आरएच पॉजिटिव में डी एंटीजन आपका प्रेजेंट होता है और आरएच निगेटिव में डी एंटीजन अनुपस्थित होता है। आरएच असंगति गर्भावस्था में महत्वपूर्ण हो सकती है। आरएच निगेटिव मां और आरएच पॉजिटिव भ्रूण की स्थिति में चिकित्सीय निगरानी आवश्यक हो सकती है। ये इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सुरक्षित रक्त आधान महत्वपूर्ण तथ्य कौन सी हो जाएगी कि सुरक्षित रक्त आधान के लिए एबीओ और आरएच कॉम्पेटेबिलिटी की जांच आवश्यक है। आपातकाल में भी उचित क्रॉस मैचिंग और चिकित्सीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और सामान्य ओ निगेटिव आरबीसी को यूनिवर्सल, तो ओ निगेटिव को क्या यूनिवर्सल डोनर, ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को आरबीसी के, ए बी को हम क्या कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल, मतलब ये सबसे ले सकता है, रिसीव कर सकता है। और ओ जो होता है वो सबको दे सकता है। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है और ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, ये सबको रक्त दे सकता है। अब प्लाज्मा कॉम्पेटिबिलिटी आरबीसी कॉम्पेटिबिलिटी से अलग होती है। प्लाज्मा कॉम्पेटिबिलिटी जो होती है वो आरबीसी से क्या होती है? अलग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर की बात करेगा तो कौन? ओ। और यूनिवर्सल रिसिप्टर मतलब लेगा कौन? तो ए बी लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एंटीजन और एंटीबॉडी में को देखते हैं कि एंटीजन वह पदार्थ है जो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर सकता है, उसको क्या एंटीजन कहते हैं। एंटीजन वह पदार्थ है जो विशिष्ट प्रतिरक्षा और प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र बनाए गए विशिष्ट प्रोटीन है। एबीओ प्रणाली आरबीसी की सतह पर ए या बी एंटीजन और प्लाज्मा से संबंधित एंटीबॉडीज होती है। गलत रक्त समूह का आधान गंभीर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पैदा कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लसिका की बात करते हैं कि लसिका होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में लिम्फ के नाम से जानते हैं। लसिका क्या है? एक कलरलेस मतलब रंगहीन हल्का पीला द्रव है जो उत्तक द्रव से संबंधित। लसिका किससे संबंधित हो जाएगी? तो उत्तक द्रव से संबंधित है। और लसिका प्रतिरक्षा तथा उत्तक द्रव को रक्त परिसंचरण में लौटाने में सहायता करती है। लसिका में सामान्यतः आपका क्या होता है? आरबीसी नहीं होता है। लसिका में आपका आरबीसी नहीं होता है, इस बात को पूछिए कि क्वेश्चन लसिका में कौन शामिल नहीं होता? आरबीसी शामिल नहीं होता है। और लसिका तंत्र क्या करता है? वसा के अवशोषण में भी भूमिका निभाता है। लसिका तंत्र क्या करता है कि वसा के अवशोषण में भी भूमिका निभाता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुपर फैक्ट्स के लिए जो जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सबका फैक्ट्स है। तो आरबीसी का औसत जीवन काल कितना? 120 दिन। प्लाज्मा का आपका 7 से 10 दिन। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में। आरबीसी का विन्यास का पीलिया यकृत में। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसके कारण ही खून का रंग लाल होता है। और इसमें आयरन पाया जाता है, इसकी कमी से क्या होता है? हमें एनीमिया नामक रोग होती है। प्लेटलेट्स में रक्त का थक्का बनाने में सहायक करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में आपका कौन सा धातु? तो कैल्शियम धातु और विटामिन के सहायता करता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसको प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा पाया जाएगा? तो न्यूट्रोफिल पाया जाएगा। आपका एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का पीएच कितना? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा? अल्कली हो जाएगा। आरबीसी के पहले आरबीसी का नाम इरेथ्रोसाइट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का नाम आपका ल्यूकोसाइट हो जाएगा। ये सभी जितने भी फैक्ट्स आप लोग याद कीजिएगा।